Assalamualaikum. We're going to start the cardiology, which is actually from the Irfan Masood event topic है ना, coronary artery disease का. This we will do from the Irfan Masood क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा अच्छा लिखा हुआ है. So first of all is general investigations in the cardiology. तो किसी भी डिजीज़ में जो भी कार्डियो की डिजीज़ होती है उसमें आप जनरल इन्वेस्टिगेशंस लिख सकते हो. वो आप शुरू में नोट अगर कर लें तो दैट विल बी हेल्पफुल. उसमें जनरल इन्वेस्टिगेशंस में क्या क्या आता है, यू नो दैट ईसीजी करवाते हो. ईसीजी जो है वो रेस्टिंग ईसीजी होती है और एक एक्सरसाइज ईसीजी होती है. देन इकोकार्डियोग्राफी होती है. इसके अलावा कार्डियक बायोमार्कर्स होते हैं जो कि आपको पता है हार्ट अटैक में ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ट्रोपोनिन्स. फिर क्योंकि हार्ट जो होता है वो लंग्स के साथ कनेक्टेड होता है तो हम चेस्ट एक्सरे भी करवा लेते हैं. इसके अलावा सीटी एमआरआई करवाते हैं. और इसके अलावा कार्डियोटोकोग्राफी होती है एक. और इसके अलावा कार्डियक कैथेटराइजेशन होती है. इसके अलावा यू नो दैट एंजियोग्राफी होती है ना, वो हम करवा लेते हैं. सो ये कुछ जनरल इन्वेस्टिगेशंस थी. उसके बाद हम डिस्कस करते हैं अपना टॉपिक. सबसे पहले कोरोनरी हार्ट डिजीज़. कोरोनरी हार्ट डिजीज़ जो होती है, मतलब कोरोनरी हार्ट डिजीज़ मतलब हार्ट की ऐसी डिजीज़ है कि जिसमें कोरोनरी आर्टरी इन्वॉल्व हो रही है. ठीक है, तो इसको हम इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ भी कहते हैं. मतलब कि उसी तरह कोरोनरी वेसल जो होगी हार्ट की उसमें इस्कीमिया हो जाएगा, मतलब कि ब्लड सप्लाई नहीं जा रही होगी. तो इम्बैलेंस हो जाएगा कोरोनरी ऑक्सीजन डिमांड में और सप्लाई में, कि ऑक्सीजन डिमांड जो है वो ज़्यादा हो जाएगी या ये होगा कि सप्लाई जो है वो कम हो जाएगी. जिसकी वजह से क्या होगा, ऑक्सीजन जो है या तो डिमांड ज़्यादा हो गई है या फिर सप्लाई कम हो गई है ऑक्सीजन की. तो उसके रिज़ल्ट में क्या होगा, इस्कीमिया होगा, ब्लड सप्लाई नहीं जाएगा एंड दैट विल रिज़ल्ट इन पेन. ठीक है, तो क्लिनिकल फीचर्स क्या होंगे, यू नो दैट क्लिनिकल फीचर्स क्या होते हैं. अब कुछ पेशेंट्स होते हैं जिनको कोरोनरी हार्ट डिजीज़ होती है, मतलब उनकी वेसल जो है वो ऑब्स्ट्रक्टेड तो होती है लेकिन सिम्टम्स नहीं आ रहे होते. ठीक है, वो इसलिए होगा ना कि ये वेसल है फॉर एग्ज़ाम्पल, तो इसमें इतनी सी ब्लॉकेज है. ठीक है, क्लॉट जो बना हुआ है वो इतना सा है, तो ब्लड फ्लो यहाँ से हो रहा होगा ना नॉर्मल, तो उसकी वजह से क्या होगा, वो एसिम्प्टोमेटिक होगा. ठीक है, या फिर ये हो सकता है कि एसिम्प्टोमेटिक नहीं है, स्टेबल एंजाइना है. स्टेबल एंजाइना क्या होता है कि जो पेन है वो जब हम एक्सर्शन करते हैं, कोई भी काम करते हैं, फिर वो पेन होती है लेकिन रेस्ट के ऊपर पेन नहीं आती. ठीक है, इसके अलावा क्या हो सकता है, एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम हो सकता है. अब ये याद रखना है कि एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम में जो है 3 तरह की चीज़ें आती हैं. एक ये कि अनस्टेबल एंजाइना हो सकता है. अनस्टेबल एंजाइना क्या होता है कि रेस्ट पे पेन हो रही होती है. ठीक है, बंदा बैठा हुआ है और उसको पेन हो रही है दिल में, मतलब कोई एक्सर्शन भी नहीं है. ठीक है, वो ये होता है ना कि अगर तो ये हमारा ब्लड सप्लाई इतना क्लॉट है ना, तो जब पेशेंट जो है वो रेस्ट पे होगा तो ब्लड फ्लो होता रहेगा, लेकिन जैसे ही वो एक्सरसाइज करेगा तो ये जो वेसल ये जो हमारी ब्लड डिमांड होगी ऑक्सीजन की वो ज़्यादा हो जाएगी ना, तो उसकी वजह से इतना सा ब्लड जो है वो सफिशेंट नहीं होगा. ठीक है, उस वजह से जो है स्टेबल एंजाइना में पेन होगी. अनस्टेबल में क्यों होगी, अनस्टेबल में आपको पता है कि 90% से ज़्यादा ब्लड वेसल एक्लूड हो जाती है, तो ऑब्वियसली उसमें रेस्ट के ऊपर भी पेन हो रही होगी. ठीक है, तो एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम में एक आता है अनस्टेबल एंजाइना जिसमें पेशेंट रेस्ट पे पेन लेके आता है कि मैं आराम से बैठा होता हूँ तो मेरे दिल में दर्द शुरू हो जाती है. इसके अलावा मायोकार्डियल इन्फार्क्शन. ठीक है, अब मायोकार्डियल इन्फार्क्शन हम तब कहते हैं एंजाइना की पेन को डिफरेंशिएट करने के लिए जब कार्डियक बायोमार्कर्स जो होते हैं, ट्रोपोनिन्स, क्रिएटिनिन काइनेज, वो एलिवेट होना शुरू हो जाती हैं. ठीक है, मतलब क्लिनिकली हम ये नहीं बता सकते कि ये पेशेंट जो है वो एंजाइना का है या मायोकार्डियल इन्फार्क्शन का है. उसके बाद हम देखेंगे कि क्लिनिकली हम कैसे बताते हैं, लेकिन जो मेन डिफरेंस होता है वो इसका होता है कि मायोकार्डियल इन्फार्क्शन में क्योंकि वॉल्स जो हैं वो डैमेज हो गई होती हैं, तो उसकी वजह से इन्फार्क्शन की वजह से जो एंजाइम्स का लेवल होगा वो ज़्यादा हो जाएगा. ठीक है, तो
मायोकार्डियल इन्फार्क्शन में एसटी एलिवेशन भी हो सकती है और नॉन एसटी एलिवेशन भी हो सकती है, वो हम देखेंगे। फिर इसके अलावा होता है सडन कार्डियक डेथ, मतलब ये कि कोई पेशेंट को पहले कोई मसला नहीं था दिल का, हो भी सकता है एसिम्प्टोमेटिक हो मे बी, लेकिन क्या हुआ एकदम से, सुना होगा आपने हार्ट अटैक से बंदा मर गया, सडन कार्डियक डेथ हो गई। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं, या तो पेशेंट बिल्कुल एसिम्प्टोमेटिक है, या उसको जो है वो एक्सर्शन पे पेन हो रही है तो स्टेबल एंजाइना। इसके अलावा एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम जिसमें 3 चीज़ें आती हैं, अनस्टेबल एंजाइना, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन एंड सडन कार्डियक डेथ। मायोकार्डियल इन्फार्क्शन में क्या दो चीज़ें हैं, एसटी एलिवेशन एंड नॉन एसटी एलिवेशन, ठीक है। अब रिस्क फैक्टर्स का आपको पता होगा कि क्या होते हैं रिस्क फैक्टर्स कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ के, ये वो सारे आपने पढ़े हुए हैं यार। एज ज़्यादा हो गई है, मेन में ज़्यादा कॉमन है क्योंकि उनके अंदर ज़्यादा स्ट्रेस होता है। फिर इसके अलावा यू नो दैट हाइपरलिपिडीमिया हो गया, लिपिड्स का लेवल ज़्यादा है, हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया है, कोई स्मोकिंग पेशेंट कर रहा है, इसके अलावा फैमिली हिस्ट्री है, या फिर उसको एसोसिएटेड डिजीज़ हैं लाइक डायबिटीज़ है विच इज़ द मोस्ट डेंजरस रिस्क फैक्टर फॉर दिस, एंड मोस्ट कॉमन इज़ द हाइपरटेंशन, ठीक है। तो मोस्ट कॉमन जो रिस्क फैक्टर है दैट इज़ हाइपरटेंशन, एंड मोस्ट डेंजरस रिस्क फैक्टर इज़ द डायबिटीज़, सिगरेट स्मोकिंग, हाइपरलिपिडीमिया, एज ज़्यादा है, मेन में 45 ईयर्स से ज़्यादा और फीमेल्स में 55 ईयर्स से ज़्यादा। फैमिली हिस्ट्री है, जैसे हम आपको पता है जब भी हार्ट डिजीज़ के पेशेंट्स की हिस्ट्री लेते हैं तो फैमिली हिस्ट्री पूछते हैं, और जो है ये हमारी होगी फैमिली हिस्ट्री, ठीक हो गया। तो अब जो है इसके अलावा यू नो दैट ओबेसिटी है, ओबेसिटी जो है इट इज़ एसोसिएटेड विद डायबिटीज़, हाइपरटेंशन एंड लिपिड्स, हाइपरलिपिडीमिया। फिज़िकल इनएक्टिविटी है, एक्सरसाइज पेशेंट नहीं करता, हर वक्त बैठा रहता है, तो अगर एक्सरसाइज करेगा तो HDL लेवल ज़्यादा होगा उसका, तो वो रिलीव हो सकता है। स्ट्रेस, आपको पता है स्ट्रेस की वजह से हार्ट जो है वो अफेक्ट होता है, ठीक हो गया। तो ये हमारी चीज़ होती है एक। अच्छा जी, उसके बाद हम बात करते हैं कि चेस्ट पेन जो है वो कैसी है। ये इसलिए होती है कि हमने पेशेंट से ना हिस्ट्री लेनी होती है चेस्ट पेन की। यू नो दैट कार्डियोलॉजी वार्ड अगर आपने मेडिसिन का अटेंड किया हो तो यू नो दैट उसमें हम जब भी हिस्ट्री लेते हैं, हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंटिंग इलनेस, तो उसमें हम पूछते हैं OD पाड़ा, O फॉर ऑनसेट, D फॉर ड्यूरेशन, P फॉर प्रोग्रेशन, A फॉर एग्रीवेशन, R फॉर रिलीविंग एंड A फॉर एसोसिएटेड फैक्टर्स, ठीक है। ऑनसेट क्या है कि हम पेशेंट से पूछेंगे कि आपको जो है ये कब शुरू हुई दर्द, ठीक है। ऑनसेट कब शुरू हुई, मतलब ये कि अभी से लेके आप जब वो हॉस्पिटल आया तब आपने पूछा कि ये दर्द आपको कब से हो रही है, ठीक है। ऑनसेट क्या है, या आपको कई दिनों से हो रही है थोड़ी थोड़ी करके, या जो है अभी शुरू हुई है कुछ देर पहले, या क्या, ठीक है। फिर हमने उनसे पूछना होता है कि ड्यूरेशन क्या है, मतलब ये कि कितनी देर से चल रही है, ठीक है। वही हो गया, शुरू कब हुई थी, ड्यूरेशन क्या है। फिर क्या है प्रोग्रेशन, मतलब ये कि आहिस्ता आहिस्ता प्रोग्रेशन हो रही है उसकी, कि आहिस्ता आहिस्ता वो मतलब वो दर्द आपकी बढ़ती जा रही है, या मतलब पहले से ही बढ़ी हुई थी, मतलब इस तरह से। फिर हमने पूछा कि एग्रीवेशन किस चीज़ से हो रही है, मतलब कि किसी खास पोजीशन में जो आपकी दर्द ज़्यादा हो जाती हो, या आप एक्सर्शन करते हो तो आपकी दर्द ज़्यादा हो जाती हो, बैठते हो तो दर्द कम हो जाती हो, मतलब एग्रीवेशन, दर्द जो है वो सीने में कब ज़्यादा होती है, एक्सर्शन पे ज़्यादा होती है, किसी खास पोजीशन पे ज़्यादा होती है, ठीक है। फिर हमने पूछा उससे कि जो है ना रिलीविंग, ठीक है, मतलब कि रिलीव कैसे होती है, जब आप रेस्ट पे बैठ जाते हो तो तब ठीक हो जाती है, या आप जो है वो अगर किसी खास पोजीशन में बैठो तो ठीक हो जाती है, कौन सी पोजीशन में ठीक होती है, या आप कोई दवाई इस्तेमाल करते हैं जिससे ठीक होती है, तो ये पूछा, ठीक है। फिर हमने क्या पूछा उससे कि एसोसिएटेड फैक्टर्स क्या है, एसोसिएटेड क्या हो सकते हैं, लाइक आपको दर्द के साथ साथ क्या होता है, पसीने भी आते हैं या और चीज़ें, ठीक है। मतलब ये जनरल मैंने आपको बताया। अब हम देखते हैं कि जब पेशेंट से हम पूछेंगे तो पेशेंट जो आपको क्या रिप्लाई करेगा, अगर उसकी पेन होगी कार्डिक ओरिजिन की, ठीक है।
मतलब ये कि चेस्ट पेन जो होती है ना वो तो किसी चीज़ की भी हो सकती है। चेस्ट के अंदर क्या क्या होता है, हार्ट के अलावा भी तो चीज़ें हैं ना, लंग्स हैं हमारे, फिर हमारी रिब्स हैं, हमारी जो है वहाँ पर हार्ट है, लंग्स हैं, रिब्स हैं, ठीक है, ईसोफेगस है, ट्रेकिया है, तो इतनी चीज़ें पड़ी हुई हैं ना। तो उन सब की चीज़ जो है दर्द हो सकती है चेस्ट की, ज़रूरी तो नहीं है हार्ट की पेन ही हो। तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये पेशेंट जो है इसको हार्ट की पेन है, ठीक है। तो ये चीज़ें हमने नोट करनी है। सबसे पहले हमने जब उसे पूछा कि आपको दर्द जो है वो किस जगह पे है, ठीक है, तो जो हमारी कार्डिक ओरिजिन की पेन होती है ना, वो क्या होती है, सेंट्रल होती है, डिफ्यूज्ड होती है, सबस्टर्नल होती है। पेशेंट जो है ना वो ये नहीं करेगा कि उंगली रखेगा, पॉइंट करेगा कि ये जी ये डॉक्टर साहब ये दर्द है, मतलब उंगली के साथ बताएगा नहीं। वो ना अपना पूरा हाथ खोल के ना सीने पे रख लेगा, कहते ये सारे सीने में ऐसे, मतलब सीने को उसने ना हाथ के साथ, पूरे पाम के साथ पकड़ा होगा, ठीक है, कि डॉक्टर साहब ये दर्द है, फैली हुई दर्द है, ठीक है। सीने के ऊपर उसने ऐसे हाथ रखा होगा बड़ा सा। तो मतलब इट शोज़ के पेशेंट को सेंट्रल और डिफ्यूज्ड पेन है, मतलब उसको समझ नहीं आ रही कि किसी खास जगह पे, नहीं पॉइंट नहीं करके बताएगा, ठीक है, डिफ्यूज पेन है। फिर क्या है, वो बताएगा ग्रेजुअल इन ऑनसेट एंड टेक सेवरल मिनट्स टू डेवलप, मतलब ये कि जो है आहिस्ता आहिस्ता ये दर्द जो है वो बढ़ी है, ठीक है। कुछ पेशेंट्स आपको बताते हैं कि जो है ना, मतलब कुछ दिनों से मुझे ये दर्द हो रही है सीने के अंदर, हल्की हल्की सी, और फिर बढ़ती जा रही है और अब बहुत ज़्यादा हो गई है, ठीक है। तो ये चीज़ होती है। अब यहाँ पे देखें क्लिनिकली आपको कैसे पता चलेगा कि पेशेंट को जो है वो एंजाइना की पेन है या हार्ट अटैक, ठीक है। क्योंकि आपको पता है जब ब्लड सप्लाई कॉम्प्रोमाइज़ होती है ना सबसे पहले, तो उसकी पेन जो है वो स्टार्ट होती है, ठीक है। तो एंजाइना के अंदर जो है ना, मतलब कि मैंने आपको जैसे बताया कि रेस्ट पे पेन हो सकती है, तो अगर तो चलते फिरते पेन होगी एक्सर्शन पे तो स्टेबल एंजाइना है, अगर रेस्ट पे हो रहा है तो दैट इज़ अनस्टेबल एंजाइना, ठीक है। लेकिन अगर 30 मिनट से कम की ड्यूरेशन है ना दर्द की, तो दैट इज़ एंजाइना, ठीक है। 30 मिनट्स में ज़्यादा से क्या होगा, 30 मिनट से ज़्यादा अगर हो जाए ना, वो ये होता है कि 30 मिनट से ज़्यादा की पेन है, तो अब क्या होगा कि सारा का सारा जो मतलब हार्ट का मसल होगा ना, ठीक है, जिसको ब्लड सप्लाई जाना था उसको ब्लड सप्लाई नहीं जा रहा, तो अब वो जो मसल होगा ना उसका इन्फेक्शन शुरू हो जाएगा, उसकी टिश्यू की डेथ शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो मायोकार्डियल इन्फेक्शन, तो मायोकार्डियल इन्फेक्शन जो है वो 30 मिनट से ज़्यादा की ड्यूरेशन में होता है, और एंजाइना की जो पेन होती है वो 30 मिनट से कम की होती है, ठीक है। तो ये हो गया हमारी ड्यूरेशन। फिर है कि डल सी पेन होती है, क्रशिंग सी, चोकिंग इन करेक्टर होती है, मतलब ये आपको क्वालिटी बता रही है कि दरअसल पेन कैसी होती है। मैं आपको अगर इसकी पेन की बताऊँ ना, तो पेशेंट कहता है कि प्रेशर है, ऐसे लगता है कोई एलिफेंट, कोई हाथी मेरे सीने के ऊपर आ गया, ठीक है। तो हैवीनेस, प्रेशर होगा, एलिफेंट सिटिंग ऑन द चेस्ट, ये आपकी बेड साइड पे लिखी हुई है ये चीज़, कि ऐसे पेशेंट कहेगा कि कोई हाथी मेरे सीने पे ऊपर आकर बैठ गया, इतनी दर्द है, ठीक है। तो जो है ना इस तरह की पेन होगी। फिर रेडिएशन आपको पता है कहाँ पे होती है हार्ट अटैक की, अगर होनी हो तो जॉ में होती है, आर्म में, लेफ़्ट साइड के आर्म में, नेक में, जॉ में उसकी रेडिएशन होती है। वो हम पूछेंगे कि सीने में जो दर्द है वो कहाँ फैल रही है, ठीक है, एक्सर्शन के दौरान हो रही है या मतलब एलिवेटिंग और रिलीविंग फैक्टर्स, कोई स्ट्रेस लेते हैं, फिर होता है ठंडी हवा चलती है, फिर होता है ठंडी हवा चलती है तो आपको पता है क्या होता है, वेजल जो है वो कंस्ट्रिक्ट करती हैं, ठीक है। देन रिलीव्ड बाय रेस्ट। अच्छा जी, आपकी दर्द ठीक कैसे होती है डॉक्टर साहब, जब मैं आराम से बैठ जाता हूँ या फिर मैं ये ज़ुबान के नीचे रखने वाली गोली मतलब नाइट्रेट्स लेता हूँ जो है, तो उसकी वजह से ये ठीक हो जाती है, ठीक है। तो एंजाइना की जो पेन होती है वो रेस्ट से रिलीव होती है, नाइट्रेट से लेने से रिलीव होती है, लेकिन जो हार्ट अटैक की पेन होती है वो रेस्ट से भी ठीक नहीं होती और वो नाइट्रेट लेने की वजह से भी नहीं ठीक होती, ठीक है। एक चीज़ होती है कि अगर पेशेंट जो है ना, मतलब उसको सीने में दर्द है, ठीक है, तो हम समझ रहे हैं जी इसको ना एंजाइना की दर्द है, तो लेकिन उसको दर्द किस चीज़ की है, गर्ड की, ठीक है, गर्ड का पेशेंट है आपके पास। तो
दरअसल उसकी नाइट्रेट्स देने की वजह से क्या होगा कि आपको पता है कि गर्ड जो है उसमें लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर जो है वो रिलैक्स हुआ होता है। नाइट्रेट्स देने की वजह से हम क्या करेंगे, इंजाइना समझ के उसको नाइट्रेट्स दे रहे हैं और उसका वो जो स्फिंक्टर होगा वो फर्दर रिलैक्स करेगा। जब वो फर्दर रिलैक्स करेगा तो रिफ्लक्स जो है वो ज़्यादा हो जाएगा, तो गर्ड की पेन जो होगी वो ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो जो गर्ड की पेन है वो ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो गर्ड की पेन जो है नाइट्रेट्स देने की वजह से ज़्यादा हो जाती है। तो अगर पेशेंट को हमने नाइट्रेट्स दिए ये समझ के कि इसको एंजाइना की पेन है लेकिन उसकी दर्द और ज़्यादा हो गई, तो हमने सोचना है कि जी एंजाइना की पेन नहीं थी, इसको गर्ड की पेन है। ठीक है, एक पॉइंट था। उसके बाद आ जाता है कि एसोसिएशन किससे है। जैसे मैंने कहा कि पेशेंट से आपने पूछना ठंडे पसीने तो नहीं आए साथ, या सांस में मसला तो नहीं हुआ। ठीक है, बिकॉज इस इज इट जो मायोकार्डियल इन्फेक्शन होता है इट इज़ यूजली एसोसिएटेड विद ब्रेथलेसनेस, स्वेटिंग, नोजिया, वॉमिटिंग। ठीक है, एक तो ड्यूरेशन से हमें पता चलता है कि हार्ट अटैक है कि 30 मिनट से ज़्यादा की ड्यूरेशन होगी, रेस्ट से रिलीव नहीं हो रही होगी, नाइट्रेट्स देने की वजह से रिलीव नहीं हो रही होगी, और साथ में पेशेंट को सांस का मसला हो रहा होगा, ठंड पसीने आ रहे होंगे और नौज़िया वॉमिटिंग भी हो सकती है। तो ये एसोसिएटेड फैक्टर्स हैं, दिस इज एसोसिएटेड विद यूजुअली विद द मायोकार्डियल इन्फेक्शन। ठीक है, अच्छा अब इसकी पेन जो होती है वो रेस्पिरेशन से भी चेंज नहीं होती, मतलब कि पेशेंट सांस इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन से इसकी पेन चेंज नहीं होती, और ना ही बॉडी की पोजीशन चेंज करने से इसकी पेन जो है वो चेंज होती है। अब आगे देखते हैं डीडीज़ में कि कौन सी चीज़ें होती हैं जिनको हमने एक्सक्लूड करना होता है। तो ये बात आ जाती है। नेक्स्ट इज़ डीडीज़ ऑफ चेस्ट पेन। ठीक है, डीडीज़ क्या है, देखिए अगर पेशेंट कहता है ना कि उसकी जो दर्द है वो मतलब कि जो है ना पॉइंट करके बताता है कि ये पॉइंट फिंगर के साथ पॉइंटिंग करता है, तो ये कोस्टोकॉन्ड्राइटिस पेन हो सकती है। ठीक है, और जो है ना इंस्पायरेशन मतलब सॉरी चेस्ट वॉल टेंडरनेस होती है, मतलब अगर हम हाथ लगाएंगे तो पेन ज़्यादा होगी। तो ये जो होती है कोस्टोकॉन्ड्राइटिस और चेस्ट पेन टेंडरनेस, दिस इज़ नोन एज टी सिंड्रोम, ये इसका डीडी हो सकता है। इसके अलावा डीडी क्या हो सकता है, डॉक्टर मतलब ना डॉक्टर आपसे पूछते हैं कि ये जो पेन है जो है अगर पेशेंट आपके पास हार्ट अटैक का आ जाता है तो ये अगर आपसे लॉन्ग केस आ जाता है, वैसे तो मेडिसिन वार्ड में नहीं होते, कार्डियो वार्ड में होते हैं, लेकिन अगर ये आ जाता है तो आप बताएंगे, डॉक्टर कहेंगे ये एओर्टिक डायसेक्शन क्यों नहीं हो सकती, तो आप बताएंगे ये इसलिए नहीं हो सकती एओर्टिक डायसेक्शन क्योंकि एओर्टिक डायसेक्शन की जो पेन होती है ना वो बैक पे जाती है, रेडिएट करके बैक पे जाती है, और जो है शार्प शार्प जो है ना ऐसे नाइफ लाइक जैसे छुरी की तरह किसी ने बैक पे मार दिया, कोई छुरी मार दिया। हालांकि इसकी जो पेन होती है मतलब स्कैपुला के दोनों स्कैपुला के दरमियान में होती है, ये एओर्टिक डायसेक्शन की पेन होती है। जबकि हार्ट अटैक की जो पेन होती है वो कहाँ पे रेडिएट करती है, जॉ में, आर्म में, नेक में। ठीक है, तो ये रेडिएशन का डिफरेंट होता है, और पेन जो होती है शार्प टीयरिंग होती है नाइफ लाइक एओर्टिक डायसेक्शन में। फिर अगर आपसे पूछें कि ये पेरिकार्डाइटिस की पेन क्यों नहीं है, तो आप बताएंगे कि पेरिकार्डाइटिस की जो पेन होती है वो पोजीशन ऑफ द बॉडी से चेंज होती है। ठीक है, कि जैसे ही हम पेशेंट जो है वो सीधा लेटता है तो उसकी पेन ज़्यादा हो जाती है, और जैसे ही पेशेंट जो उठ के बैठता है तो उसकी पेन जो है वो रिलीव हो जाती है। ठीक है, तो सीधा लेटने की वजह से जो है ना पेरिकार्डाइटिस पेन जो है वो ज़्यादा होती है। पेरिकार्डाइटिस मीन्स कि इन्फ्लेमेशन ऑफ पेरिकार्डियम। ठीक है, अच्छा फिर अगर डॉक्टर आपसे पूछते हैं सर कि गर्ड की पेन जो है वो क्यों नहीं आई है, ठीक है, तो आप बताएंगे कि गर्ड की पेन जो होती है ना वो बर्निंग इन नेचर होती है। ठीक है, और उसके साथ साथ आपको हॉर्सनेस ऑफ वॉइस मिल सकती है, कफ मिल सकती है, बैड टेस्ट मिल सकता है, एसिड रिफ्लक्स मिलेगा, उसको एंटी एसिड से ठीक होगी वो। एंड ये जो मोस्ट कॉमन होती है नॉन इस्कीमिक पेन। ठीक है, नॉन इस्कीमिक पेन में मोस्ट कॉमनली जो होती है वो गर्ड की पेन होती है विच रिजेंबल्स द पेन ऑफ हार्ट। ठीक है, अच्छा फिर आता है नमोनिया। डॉक्टर आपसे पूछेंगे नमोनिया क्यों नहीं हो सकता, तो आप बताएंगे कि नमोनिया में आपको पता है ना जो है उसके अंदर स्पूटम आ रहा होता है, खांसी बहुत ज़्यादा होती है पेशेंट को, साथ में बुखार होगा क्योंकि नमोनिया है, और हेमोप्टिसिस हो सकती है, मतलब उल्टी आ रही है तो उसमें ब्लड है। ठीक है, और चेस्ट एक्सरे करवाएंगे तो उसमें हमें निमोनिया की कंसोलिडेशन मिलेगी।
ठीक हो गया। फिर डॉक्टर साहब आपसे पूछेंगे कि पल्मोनरी एम्बोलिज्म की पेन क्यों नहीं है, तो आप बताएंगे पल्मोनरी एम्बोलिज्म में क्या होता है। पल्मोनरी एम्बोलिज्म में भी, इंफाक्शन में भी, सॉरी, जो है पल्मोनरी एम्बोलिज्म, पल्मोनरी इंफाक्शन जिसको हम कहते हैं, मतलब कि पल्मोनरी वेसल के अंदर एम्बोलिस फंस गया, ठीक है, या प्लूरिटिक पेन, या न्यूमोथोरक्स, ठीक है। इन सब के अंदर जो है वो क्या होता है कि जो है ना प्लूरिटिक पेन होती है, नॉन स्पेसिफिक। इसमें क्या होता है पल्मोनरी एम्बोलिज्म में, क्योंकि एम्बोलिस आके फंस गया है ना पल्मोनरी वेसल्स में, तो पेशेंट की तेज़ तेज़ सांस चल रही होगी, उसे सांस ही नहीं लिया जा रहा होगा, टेकिपनिया होगा, हाइपोक्सिया होगा, टेकिकार्डिया होगा, सडन ऑनसेट ऑफ शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होगी, ठीक है। और जो न्यूमोथोरक्स है और प्लूरिटिक पेन है, उसमें क्या होता है, शार्प प्लूरिटिक पेन होती है जो इंस्पायरेशन से ज़्यादा होती है। इसलिए हमने पेशेंट से पूछना होता है कि सांस लेने से या सांस बाहर निकालने से आपकी पेन जो है वो ज़्यादा कम तो नहीं होती। तो पेशेंट अगर कहे ना जैसे ही मैं सांस लेता हूँ ना अंदर की तरफ तो पेन ज़्यादा हो जाती है, इट मीन्स दैट दिस इज़ द पेन ऑफ न्यूमोथोरक्स या प्लूरिटिक पेन, ठीक है। और इसमें ऑब्वियसली जो है, सॉरी ये नीचे रह गया था। अच्छा, इसमें ना मोस्टली जो न्यूमोथोरक्स की पेन है ना, ये आपको पता है, जो है न्यूरोथोरक्स फॉर एग्जांपल इस लंग्स के अंदर एयर बढ़ गई है, ठीक है, मतलब इस वाली और ये वाला लंग जो है ना वो ऐसा है, तो ट्रेकिया की इस तरफ डेविएट करेगा, ठीक है, ट्रेकिया विल मूव टू ऑपोजिट साइड, ठीक है। एक साइड पे लंग्स की जो है इर्द गिर्द हवा भर गई है, तो ट्रेकिया जो है वो ऑपोजिट साइड पे जो है वो डेविएट करेगा, तो ये हमें मिल जाएगा। इसके अलावा ब्रेथ साउंड्स एब्सेंट होंगी क्योंकि एयर जो है वो बहुत ज़्यादा जमा हो गई है, ठीक है, तो ब्रेथ साउंड्स एब्सेंट होंगी और एयर बहुत ज़्यादा होगी, तो हम स्टेथ से जब वो सुनेंगे या परकशन करेंगे तो परकशन जो है वो हमें एयर है ना तो उसकी वजह से ज़्यादा रेजोनेंट सुनाई देगी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आ जाती है मतलब कि कुछ चीज़ें होती हैं इनसे हमें पता लगाना होता है। फिर पेप्टिक अल्सर डिजीज़ है, उसकी पेन आपको पता है कि जो है पेशेंट बताएगा कि मुझे ऐसे ऐसे एनसेड्स की हिस्ट्री हो सकती है, और खाना खाने या खाना छोड़ने की वजह से ज़्यादा कम होती है। आपको पता है ना, खाना खाने की वजह से गैस्ट्रिक अल्सर की पेन ज़्यादा होती है, खाना छोड़ने की वजह से ड्यूडेनल अल्सर की पेन ज़्यादा होती है, ठीक है। फिर एपिगैस्ट्रिक डिस्कम्फर्ट है, और मोस्ट कॉमन इज़ नॉन अल्सर डिस्पेप्सिया। अच्छा, उसके बाद एओर्टिक स्टेनोसिस जो है उसमें क्या होता है, टिपिकल सिस्टोलिक इजेक्शन मर्मर होता है। जब हम एओर्टिक स्टेनोसिस का टॉपिक देखेंगे तो उसमें हम डिस्कस कर लेंगे। मैं थोड़ा सा डिटेल्स आपको बता रही हूँ। माइट्रल वॉल्व प्रोलैप्स जो होता है ना, उसमें जो पेन होती है वो एक्सर्शनल होती है, मतलब कि जब पेशेंट कोई काम कर रहा होगा पेन ज़्यादा होगी, और रेस्ट पे भी हो सकती है, दोनों भी हो सकती हैं, और एटिपिकल होती है, यंग फीमेल। ये आपने याद रखना है। माइट्रल वॉल्व प्रोलैप्स में 3 आपने जो है ना 3 चीज़ें याद रखनी है, ठीक है। एक ये कि इसके साथ जो है पी फॉर प्रोलैप्स, पी फॉर पैल्पिटेशंस, पी फॉर पैनिक, और यंग फीमेल होगी बहुत ज़्यादा पैनिक होगी और पैल्पिटेशंस के साथ और प्रोलैप्स के साथ, ठीक है। जो पेरिकार्डाइटिस की पेन है वो हमने देख लिया कि जैसे पेशेंट लेटता है तो उसकी पेन ज़्यादा हो जाती है क्योंकि उस वक्त पेरिकार्डियम स्ट्रेच करती है, ठीक है, पोजिशनल होती है। मायोकार्डाइटिस की जो पेन होती है वो वीक होती है, माइल्ड होती है और वेरिएबल होती है, मोस्टली एसिम्टोमेटिक होती है। जैसे ही मायोकार्डाइटिस की वजह से कोई एकदम से जो है वो पल्मोनरी एम्बोलिज्म होगी तो एकदम से चेस्ट पेन और डेथ हो जाएगी, ठीक है। ओके, तो ये आपको पता होना चाहिए कि किस तरह से हम डिफ्रेंशिएट करते हैं चेस्ट पेन को। अब नेक्स्ट पार्ट से जो है हम एंजाइना, स्टेबल एंजाइना एक्सेट्रा करते हैं।